अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज भी इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो वैसी है जैसी कल थी। मामला तभी क्लियर नहीं हुए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के हवाले से और मुख्तलिफ़ तौजीहात पेश की जा रही हैं। एक बार बार ज़िक्र हो रहा है सीनियरिटी लिस्ट का कि जनाब सबसे सीनियर जो हो नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि उसे लगा दिया जाए और एक नया एक ट्रेडिशन और एक नया तरीका हम शुरू करेंगे कि जिसमें बिल्कुल इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। नवाज़ शरीफ साहब की जो मुनाफ़क़तें हैं और उनकी जो ख्वाहिश है आज भी पाकिस्तानी फ़ौज पर अपना जर्नैल मुसल्लत करने की, जिसको अपना समझते हैं, हालांकि जर्नैल कोई भी हो, हमने देखा है कि जो भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है उसने आके बाद में पाकिस्तान और इदारे को मुकद्दम रखा है। इसीलिए 5 तैनातियाँ की हैं नवाज़ शरीफ साहब ने और किसी के साथ उनकी नहीं बन सकी, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं वो कभी भी जो पाकिस्तान का सोल्जर है, रियल सोल्जर, वो उस पर कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अब एक तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुनाफ़क़तें कहाँ पर हैं और सीनियरिटी लिस्ट असल क्या है और नवाज़ शरीफ उसको कैसे मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। दूसरा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बाबर सत्तार साहब की, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने ये करार दिया एक फ़ैसले में कि आर्मी चीफ़ के हवाले से अगर कोई ट्वीट हो तो उसको बुनियाद बनाकर किसी को आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। यानी कोई ऐसी ट्वीट हो जिसमें कुछ तनकीद हो तो ये कहा जाए कि उन्होंने फ़ौज में कोई बगावत पैदा करने की कोशिश की है, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा है कि ऐसा एक ट्वीट से ना बगावत हो सकती है, ना ही फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई जज्बात उभारे जा सकते हैं। ये फजूल है, ये गलत है। और उन्होंने जो एक बंदे को इन्होंने FIA ने उठाया था उसको रिहा करने का हुक्म दिया और इस FIR को ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और आने वाले वक्तों में इसकी इम्प्लीकेशंस कैसे होगी वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन जो फ़ैसला जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने दिया है वो एक लैंडमार्क डिसीजन है इस हवाले से कि जो माजी में एजेंसियां और ये जो सब जिस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे वो उस पर उन्होंने एक बंद बांध दिया है। निगरान बड़ी बातें हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं आए और क्या वजह है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि शायद जो निगरान सेटअप बनना था उसके लिए कोई नाम था जिसकी सपोर्ट थी बाहर से भी और अंदर से भी, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब उस पर एग्री नहीं हुए और उसके बाद फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने दौरा यहाँ का उसको मनसूख किया। मैं उस पर तफसील से आगे जाके बात करूँगा कि वो नाम कौन सा है। बड़ा फेमिलियर नाम है और बड़ा अच्छा नाम है, बट नवाज़ शरीफ साहब को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल सबसे पहले आ जाते हैं सीनियरिटी लिस्ट पर। देखें, जो मुझे ज़राए ने बताया, जो पिंडी जिसको सीनियरिटी लिस्ट समझता है वो सीनियरिटी लिस्ट ये है कि 29 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा पहला जो बंदा सीनियरिटी के लिहाज से है और जो दूसरे नंबर पर जो बंदा है वो जो 2 अहम ओहदे हैं उनके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि ये फ़ैसला सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा तो सीनियरिटी जो है वो शुरू होगी जब जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को जब रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं तो जिनके नाम हैं उनमें जनरल अज़हर अब्बास हैं, जनरल साहिर शमशाद हैं, नुमान साहब हैं और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर शायद जनरल फैज़ हैं। तो ये लिस्ट हो सकती है। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब की सीनियरिटी है वो क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जिस दिन हम जनरल कमर जावेद बाजवा का नोटिफिकेशन उनकी रिटायरमेंट का करेंगे उस दिन के मुताबिक जो सीनियर होगा उनके बाद उसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पे जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छे सोल्जर हैं और उनका बड़ा एक ज़बरदस्त उनका रिकॉर्ड है, वो रिटायर हो रहे हैं 27 तारीख को। उससे पहले एक और जर्नैल हैं जनरल वसीम, वो रिटायर हो रहे हैं 19 तारीख को। तो अब अगर समरी हुकूमत के मुताबिक ये है कि अगर समरी कल मूव की जाती है तो फिर सबसे सीनियर जनरल वसीम अशरफ हैं, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर हैं। इसलिए ये समरी जनरल वसीम अशरफ के रिटायरमेंट के बाद जनरेट करवाना चाहते हैं। तो फिर इनके मुताबिक ये है कि आसिम मुनीर साहब वो बन जाते हैं सबसे सीनियर।
लेकिन जो फौजी ज़राए हैं, जो अस्करी ज़राए हैं, जो जैग ब्रांच के ज़राए हैं, जो फ़ौज का लीगल जो डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि 29 नवंबर को जब जनरल कमर जावेद बाजवा जिस वक्त रिटायर होते हैं, तो भले फैसला 4 दिन 5 दिन पहले ही हो, लेकिन कंसिडर उन्हीं को किया जाएगा। सीनियर वही होंगे जो उनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर हैं। अब आसम मुनीर साहब तो 27 को रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है, नून लीग के ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर 25 या 26 को हम नोटिफिकेशन करते हैं तो उसमें आसम मुनीर साहब सीनियरिटी लिस्ट पर नंबर 1 है। अब वो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब अपेरेंटली मुनाफकत में उनका कोई सानी नहीं है और उन्होंने हमेशा फ़ौज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अभी और उन्होंने कानून को हमेशा धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया, चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया। तो अब वो ये चकमा दे रहे हैं कि जनाब क्योंकि जो सीनियर आसम मुनीर साहब हैं इसलिए उनको बना दिया जाए। फ़ौज की जो ये सीनियरिटी लिस्ट है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनमें जो सीनियर हैं वो साहिर शमशाद बनते हैं। अब ये मामला फंसा हुआ है, इसमें आसिफ जरदारी साहब बज़ाहिर बयान आ रहे हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसमें बात फंसी हुई है। टाइम इनको दे दिया गया। शहबाज शरीफ साहब अब कल शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने इससे हट के बात करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि अगे तेरे भाग लच्छिए, ये वो हालत होगी। और जो माजी में जिस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की है नवाज शरीफ ने इदारों के साथ, और फिर जो रिएक्शन आया वो बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया। अल्लाह हमें उस दिन से बचाए, खुदा ताला हमें उस दिन से बचाए। ये तो सीनियरिटी वाला मामला है जिस पे ये हुकूमत जो है किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और उसको एक आइन और कानून का वो बना के लिबादा उसको ओढ़ के तो ये लोगों को एक गोली देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर है ये इस तरह गोली दी नहीं जा सकती। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके खिलाफ उनके सामने एक दरख्वास्त थी, एक शहरी है काशिफ, उसको इन्होंने पकड़ लिया और उसके ऊपर पर्चा ये दिया कि इन्होंने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये करार दिया अपने फ़ैसले में कि एक इनसिग्निफिकेंट ट्विटर अकाउंट से अगर कोई ट्वीट होता है तो उसको आप उसकी बुनियाद पर भले ये सोचना कि फ़ौज में बगावत हो जाएगी, ये तो गलत है। मतलब कि ये तो सिर्फ मुखालिफिन को एक चुप कराने की एक कोशिश है और ज़बान बंदी की एक कोशिश है। रिजेक्ट कर दिया इस सारे केस को उन्होंने, FIR को क्वाश कर दिया और ये कहा है कि इस शख्स को फ़ौरन रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर ये जो ट्वीट है, अगर मतलब यानी इससे ट्वीट से कुछ नहीं होता। और आप देखें कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जो पर्चे थे, मेरे ख़िलाफ़ जो पर्चे, बाबर रियाज़ के इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ जो पर्चे, वो सारे क्या थे? वो इसी तरह FIA ने अपने मैंडेट से तजावज़ किया था, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि ये FIA का मैंडेट ही नहीं है कि वो ये डेफेमेशन में आती है। तो ये आप क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके तहत, PPC के तहत ये आप इसको, या CRPC के तहत आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। तो जनाब ये बहुत ही एक अहम डिसीजन जस्टिस बाबर सत्तार का। अब मैं आ जाता हूँ जो मैंने आपसे बात कही कि असल इशू एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी है। पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत सऊदी अरब में रोल अदा कर रही हैं और वो हर जगह उनकी इज़्ज़त है। अपना जो दौर उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा, जब वो एक इदारे के सरबराह थे, तो उस वक्त भी उन्होंने न्यूट्रलिटी, हकीकी जो न्यूट्रलिटी है उसको उन्होंने रखा, बरकरार रखा और किसी को भी उन पर शिकायत नहीं आई। और उनका ताल्लुक़ भी ऐसे ख़ानदान से है जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना दे चुका है और बड़े एजाज़ात उनको हासिल हुए हैं। एक तजवीज़ थी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसको तस्लीम करने से इनकार किया। अब उनका जो नाम है उस पर बहुत सारे लोग ये समझते थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कि उनको अगर ये फ़र्ज़ सौंप दिया जाए इलेक्शन करवाने का, तो शायद इससे पाकिस्तान में हालात में बेहतरी आएगी और एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाए और मेरिट, हकीकी मेरिट की बात आ जाए, वो तो नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल ही नहीं है। तो इस पर बाहर से भी रिएक्शन आया और हो सकता है कि जो दौरा मनसूख हुआ है उसमें एक वजह ये भी हो। बहरहाल
हम आपको ताज़ा तरीन चीज़ें देते रहेंगे। और इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।